हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज चालू की है, सब्जेक्ट की सीरीज, जो कि है पॉलिटी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि जितने भी इंडिपेंडेंस के पहले जितने हमारे कंट्री में एक्ट्स बने थे उन सबको हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर जो है हमारा 3rd लेक्चर है और ये उसका पार्ट 1 है। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा जो कि सब्सिक्वेंटली इसके 1 या 2 दिन बाद आपको जो है मिल जाएगा। देखिए, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। पहला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और इसके पहले जो है एक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो डू गो अहेड एंड चेकआउट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। आपको जो है वो दोनों सेक्शंस, वो दोनों लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे कैरेक्टर बना, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उन सब चीजों के बारे में देखा था। इसके अलावा आज जो हम देखेंगे ये देखेंगे कि ये एक्ट्स के थ्रू क्या जर्नी रही है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द होल जर्नी जहाँ पे फाइनली हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ठीक है, तो किस तरीके से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ पे हमने किस तरीके से आगे बढ़े, क्या क्या एक्ट्स, क्या क्या प्रोविजंस, कैसे कैसे हम धीरे धीरे जाके लिबरल बनते गए और कैसे कैसे ज्यादा पावर्स हमें मिलते गए, उसका पूरा कोर्स जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे चल के इसे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम यहाँ के दिख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो चलिए इसी से जो है शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो बिफोर वी टॉक अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट, एक बार हम जो है थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जब इंडिया में आई, यानी कि हमारे भारत में आई, तो 1600 की सदी में ये हमारी कंट्री में एंटर किए। ठीक है, जब ये आए थे एक्चुअली तब इनका सोल मोटिव ये था कि हमें भाई क्या करना है, सिर्फ ट्रेड करना है, हमें सिर्फ जो है व्यापार करना है। ओके, तो व्यापार करने के मोटिव से ये यहाँ पे आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका सिर्फ व्यापार ही नहीं रहा, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ब्राइब्स लेना शुरू किया, बहुत ज्यादा करप्शन करना शुरू किया। इस वजह से क्या हुआ कि जो कंपनी है वो मतलब एक तरीके से उसका कैरेक्टर चेंज होने लगा। तो इन सब चीजों के चलते क्या हुआ कि ऐसा लगा कि अब इन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है, या फिर इन पे जो है किसी तरीके से बांधने की जरूरत है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से, क्योंकि पूरी तरीके से ये अपने फ्रीडम में चल रहे थे, अपने हिसाब से सारा काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो हम आगे फेज देखने वाले हैं उसमें क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी रूल के बारे में 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है, ये जो ब्राइबरी कर रहे हैं, अपने हिसाब से करप्शन कर रहे हैं, उस चीज को रोकने के लिए अब क्या है, कंपनी के ऊपर रूलिंग लगाने के लिए कंपनी रूल का एक पूरा आप सेक्शन देखेंगे 1773 से लेके 1858 तक। तो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इनको रेगुलेट करना या फिर इनको जो है विनियमित करने की या फिर इन पे नियंत्रण बनाने की जरूरत थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सा स्टेप था या फिर पहला ऐसा कौन सा एक्ट था जहां पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार, यानी कि ब्रिटिश की सरकार ने खुद से कोशिश की कि पहली बार इन पे कंट्रोल किया जाए, पहली बार इन्हें जो है रेगुलेट किया जाए। किन्हें? हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी और उसके लिए जो पहला एक्ट लाया गया, पहला स्टेप लिया गया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पे जो ये ईयर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस ये जो कंपनी का प्लस ये जो एक्ट का नाम होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पहला हमने देख लिया कि सबसे पहला ये स्टेप था। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्हें बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, कौन सा? जनरल का। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप इंडिया को समझिए, 3 जगहों को आप याद रखिए, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। बंगाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। बंगाल इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे ज्यादा रिच ये जो प्रेसिडेंसी है ना, सबसे ज्यादा कहने चाहिए सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग जो प्रेसिडेंसी थी वो थी बंगाल। ठीक है, तो इस वजह से बंगाल की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा अगर हम लॉजिक लगाए तो इससे क्या समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतना रिच था इस वजह से वहां के जो गवर्नर थे उन्हें अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे है कि ये एक्ट के अंदर तो ये कर दिया। दूसरी, यहाँ पे पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑलराइट, ये जो नाम आपको सब बताया जा रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, बॉम्बे, मद्रास और क्या था, बंगाल। बंगाल को तो हाई पावर मिल गई, वहां पे क्या किया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये जो गवर्नर्स थे बॉम्बे के और मद्रास के, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें अब क्या कर दिया, उन्हें सबऑर्डिनेट बना दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हमने क्या समझ लिया कि भाई ये तो बहुत रिच है, बंगाल रिच है, तो जो रिच है उसके अंडर पे बाकी सबको लाने लगे।
तो इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट करने के अंदर इन्होंने क्या किया, एक को हेड बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, और उसके अंदर जो मेन दो अलग प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास की, उन दोनों को इसके अंडर ले आए। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बॉम्बे मद्रास के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया गया। चौथा और आखिरी पॉइंट हमारा इस इंपॉर्टेंट से इस एक्ट से है कि अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया 1774 में। ठीक है, हमारे इंडिया का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो बनाया गया था कैलकाटा में, और ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, और 1774 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे। पहला कि ये पहला स्टेप था जहां पे हमें इसे जो है कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे थे। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार जो है डेजिग्नेट किए गए, और वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हमने देखा कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इन दोनों को जो है सबऑर्डिनेट कर दिया गया अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और चौथा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया। ये सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तब इसके 10 साल बाद एग्जैक्टली अब देखें तो 73 था, तो 83 लीजिए। ठीक है, तो 10 साल प्लस 1 1 साल, यानी कि 11 साल बाद क्या आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, रेगुलेट करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन अब एक स्टेप आगे जाएंगे। इसमें इन्होंने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, जो कंपनी है ना वो सिर्फ अपने जो है वाणिज्यिक काम ही नहीं, राजनीतिक काम ये दोनों करती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बता दिया कि ये आपके कमर्शियल फंक्शंस होंगे, ये आपके पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे। ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस के लिए यानी कि वाणिज्यिक मामलों के लिए इन्होंने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, सी से सबसे पहले सी है और यहाँ पे भी सबसे पहले सी है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यानी कि कमर्शियल फंक्शंस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। दूसरा इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स या फिर राजनीतिक मामलों के लिए इन्होंने एक बोर्ड बैठाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि दो अलग अलग इन्होंने जो है इनके कामों को बांट दिया, उनके लिए दो अलग अलग बॉडीज भी बना दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कमर्शियल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल अफेयर्स। तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि कंपनी की जो टेरिटरीज है, देखिए इंडिया में जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया ने ऑक्यूपाई करके रखी थी, उन सभी टेरिटरीज को अब क्या किया, अब अभी तक क्या करते थे, सिर्फ ब्रिटिश की टेरिटरीज कहा जाता था, यानी कि सिर्फ उनके क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन अब क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश पोजेशंस, यानी कि अब वो उसे ओन करते हैं। अब इसे जो है सिर्फ ब्रिटिश की क्षेत्र ही नहीं, सिर्फ इसकी टेरिटरी ही नहीं, अब इसे ब्रिटिश के पोजेशंस कहा जाएगा, ये उसे ओन करते हैं, ये नाम दिया जाएगा। अब चौथा पॉइंट क्या होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको पूरी तरीके से नहीं कि सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स के अंदर, यानी कि जो भी ये लोग कामकाज करते थे उस पे अब जो है ब्रिटिश सरकार का हक होगा, यानी कि उस पे हक नहीं कंट्रोल होगा। ठीक है, अभी तक जो कंपनी है उसी का काम कर, वो ही अपने हिसाब से सब काम कर रही थी, लेकिन अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि सरकार का इंटरफेरेंस शुरू हो चुका था और काफी हद तक उन्होंने सुप्रीम कंट्रोल यानी कि अल्टीमेट कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया था। ओके, तो हमने क्या है अभी दो एक्ट्स देखे, पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप समझ सकते हैं, रेगुलेट करना यानी कि किसी को अपने हिसाब से चलाना, तो हम बोल सकते हैं कि रिमोट से रेगुलेट करना। ठीक है, पहले रिमोट से रेगुलेट किया, फिर रेगुलेट करने के बाद क्या किया, उन्हें पिट में डाल दिया, कंपनी को पिट में डाल दिया। पिट यानी कि होता है कोई गड्ढा। ठीक है, रेगुलेट करो फिर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते करते उसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से पिट में डाल दिया। तो आप याद कर सकते हैं कि पहले रेगुलेटिंग आएगा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक थी, यहाँ पे हम याद कर सकते हैं क्या किसके बाद आएगा। ऑलराइट, तो ये सीक्वेंस में हमने क्या क्या देख लिया, रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया। अब क्या करेंगे, हम दो और एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 1853। तो अभी तक हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करना बता दिया। अब जो है गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश की सरकार वो क्या करेगी, अब क्योंकि उनको और अच्छे से समझाना है तो ये क्या करेंगे, एक चार्ट बना के ला रही है आपको, जैसे कि यहाँ पे चार्ट में बताया जा रहा है पूरा फ्लो में कि हाँ भाई ये होगा, तुम्हारे को इस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। तो पहले इन दोनों ने रेगुलेट किया, पिट में डाल दिया, फिर क्या करेंगे, अब चार्ट से आपको अच्छे से समझाएंगे कि हाँ हम तुमको इस तरीके से रेगुलेट करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, यहाँ पे आपको याद करने के लिए या फिर रिमेंबर करने के पर्पज से ये कहानी के रूप में आपको बताया जा रहा है, एक्चुअली ऐसा कोई चार्ट नहीं था। ठीक है, तो पहले ये दोनों, फिर अब चार्ट के थ्रू यानी कि चार्टर एक्ट के थ्रू 1833 और 53 के थ्रू इन्हें जो है रेगुलेट किया जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने कहा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसे हम सबसे पहले देखेंगे। अभी तक क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
यानी कि अब उन्हें और ऊपर उठा दिया। जो बंगाल था ना, हमने 3 देखा था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। तो जो बंगाल था वो रिच था, उसे ज्यादा भाव दिया जा रहा था। अब क्या करेंगे कि उसी को वहीं के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले ये कौन थे, तो ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमने देखे थे बंगाल के, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जितने भी फर्स्ट होते हैं इस तरीके से इनके सवाल डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे इन्हें एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए पूरे ब्रिटिश इंडिया के। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ बनाने की जो शक्ति होती है या फिर जो पावर्स होते हैं पूरे ब्रिटिश भारत के, उन्हें दे दिए गए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो देख रहे हैं इस एक्ट के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लॉस बनाए जा रहे थे पिछले एक्ट्स में, जितने भी हमने एक्ट देखे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उन सभी एक्ट्स के अंदर जो भी आता था ना प्रोविजन, उसे कहा जाता था रेगुलेशंस। लेकिन अब से जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा एक्ट्स। क्या कहा जाएगा, एक्ट्स कहा जाएगा। यानी कि जो पिछले अधिनियम है उनके तहत जो भी कानून बनाए जाते थे उन्हें विनियम कहा जाता था, पर अब जो कानून बनाया जाएगा उसे अधिनियम कहा जाएगा। रेगुलेशंस और एक्ट्स में जो है इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया गया, अब से उन्हें जो है एक्ट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, देखिए यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी जो कि जो है ब्रिटिश सरकार के पास थी, यहाँ पे उनके पास और भी सारी कंपनीज थी। तो उनको क्या लगता था कि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से इन्होंने मोनोपोली करके रखी है, मोनोपोली करके रखी थी। इंडिया की जो जितने भी मार्केट होते हैं प्लस आसपास के जितने मार्केट्स हैं उन सभी पर सिर्फ इनका राज चलता था, सिर्फ इनका ही जो है ट्रेड चलता था। तो ब्रिटिश सरकार के पास जितनी और कंपनीज थी उन सभी को प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी वहां पर ट्रेड करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि हमने कहा इन्हें रेगुलेट करना शुरू कर दिए थे। तो अब क्या किया गया, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर इनकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब इन्हें जो है पूरी तरीके से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया, यानी कि सिर्फ अब जो है ये प्रशासन करेंगे, यहाँ पे किसी भी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ट्रेड अब ये नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इनकी जो कमर्शियल मोनोपोली थी चाइना में क्या है, वहां पे टी और ओपियम का जो है ट्रेड होता था, उसे इन्होंने जो है एक्सेप्शन दिया कि हाँ भाई तुम वहां जाके अपना ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज तुम्हारी पूरी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, जितने भी तुम्हारे ट्रेड तुम कर रहे हो, उसे अब जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि विच एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और जो है पूरे एक्सक्लूसिव राइट्स इन्हें दे दिए गए, लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिया गया। रेगुलेशंस को अब बोला जाएगा एक्ट्स, और फिर हमने देखा कि इनकी जितनी भी कमर्शियल पावर्स है वो इनसे ले ली गई और अब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब देखिए 1833, इससे सीधे 20 साल बाद हम चलते हैं। 20 साल बाद के बाद क्या आएगा, 1853। तो अब हम जो देखेंगे वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब ये क्या है, आखिरी एक्ट है चार्टर एक्ट का, मतलब इसके पहले भी जो एक्ट्स होते हैं उन्हें भी चार्टर एक्ट कहा जाता था। अब ये 1793 से लेके 1853 के बीच में जितने भी एक्ट्स हैं उसका आखिरी ये एक्ट होने वाला है। देखिए इसके पहले हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके फंक्शंस को अब सेपरेट किया जाएगा। उसे लेजिस्लेटिव अलग फंक्शन दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई। विधायी और कार्यकारी जो कार्य हैं उन्हें अलग अलग कर दिया गया और इसके लिए एक विधान परिषद इन्होंने अलग से बनाई। देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, जहां पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है यहाँ पे और 6 लोगों को जो है ऐड किया गया। इसके अलावा क्योंकि इसे अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, हमें पता है कि जिस भी जगह पे लॉ बनते हैं, जहां पे लॉज बनाए जाते हैं, वो हमारे इंडिया में क्या कहलाया जाता है, पार्लियामेंट कहलाया जाता है। तो क्योंकि ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से एक सेपरेट बनाई गई थी, इसलिए जो है ये एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन करने लगी। अब देखिए 2 पॉइंट्स हमने देखे, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के अंदर जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए एक प्रोविजन को लाया गया था। तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। 53 बाद वाला, 33 पहले वाला नहीं, बाद वाला।
यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी हम आईएएस वगैरह देखते हैं, इसे पहले यहाँ पे क्या अलाउ नहीं किया जाता था इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए। इवन इफ अगर एग्जाम्स वगैरह होते थे तो वो बाहर होते थे, लंदन में होते थे, वहां जाना मुश्किल होता था। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस लाने के लिए कि यहाँ पे कंडक्ट करें, हम इंडियंस को इंक्लूड करें, इन सभी चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मकौले कमेटी को बिठाया गया। ठीक है, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, और ये किसमें किया गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इन दी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए पिछली साइड में हमने देखा कि 6 लोगों को एक्स्ट्रा जो है इस काउंसिल में ऐड किया गया है, तो इसमें क्या किया, 6 में से जो 4 लोग हैं उन्हें लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल यानी कि हमारे इंडिया से ही रिप्रेजेंटेशन जो है यहां से शुरू होता है, पहली बार यहां से शुरू होता है। ऑलराइट, तो ये सारे जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी आपको याद रखने हैं। पहले हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्वेंट्स के इंट्रोडक्शन के लिए मकौले कमेटी को बैठाया गया था। ठीक है, और पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन यहीं से शुरू हुआ। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल है वो शुरू हुआ था 1773 से लेके 1858 तक। तो इस दौरान हमने 4 एक्ट्स देखे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर था पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हमने 2 चार्टर एक्ट्स देखे, 33 का और 53 का, 1833 और 1853। तो यहाँ पे कंपनी रूल खत्म होता है और अब शुरू होता है क्राउन रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम फेज देख रहे हैं, अभी तक हम 1858 तक का देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं 1858 से लेके 1947 का एक जो है दौर देखेंगे। हम ये 2 फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को बांटा हुआ था। पहले हमने कंपनी रूल देखा, अब हम देखेंगे क्राउन रूल। अब जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं हिस्ट्री की, उन सभी को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है इवेंट हुआ था 1857 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। 1857 में हुआ था द रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इस दौरान हुआ था। देखिए ये एक्चुअली हिस्ट्री का टॉपिक है, बट एक छोटा सा अगर आपको ओवरव्यू दिया जाए तो हमारे इंडियंस का ये पहला अटेम्प्ट था जहां पे हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा रिवोल्ट था जहां पे माना जाता है कि अगर ढंग से उसे इंप्लीमेंट किया जाता तो हम हो सकता है कि 1857 में ही इंडिपेंडेंट हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत बड़ा झटका लगा कंपनी को, या फिर ब्रिटिश सरकार जो है उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि अगर उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई, उन्होंने अच्छे एक्ट्स नहीं लाए, तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारे लोग फिर से रिवोल्ट कर सकते हैं और फिर से जो है इस तरीके का रिवोल्ट आ सकता है, इस तरीके का अटैक हो सकता है उनकी सरकार पे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि ये डर गए 1857 का जो रिवोल्ट था वो देख के इन्हें काफी ज्यादा ऐसा लगा कि हो सकता है भाई आगे चल के कुछ और कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक पैसिफाई करने के लिए या फिर लोगों को शांत करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको आपके भले के लिए रूल करना चाहते हैं, इस तरीके के हम अच्छे तरीके से आपको गवर्न करेंगे, इस तरीके की चीजों को दिखाने के लिए इन्होंने क्या है, सबसे पहला एक्ट इन्होंने 1857 के बाद जो इंट्रोड्यूस किया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है एक टर्निंग इवेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पे 1857 के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश सरकार है वो कुछ अलग तरीके से जो है हमारे साथ अब एक ट्रीटमेंट करने वाली थी। ठीक है, तो उसी चीज के लिए इन्होंने दिखाया कि हम अब जो है गुड गवर्नमेंट करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, तो वो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया वाज नाउ टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। देखिए हम सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ आए, ट्रेड किया, रूल किया, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ जाने लगा, ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाने लगा। अब इस एक्ट के अंदर इन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि जो वहां के राजा या फिर रानी होते हैं, जो भी वहां पे मैजेस्टी होती है, क्राउन होता है, उनके अंडर अब डायरेक्टली इंडिया आएगा। ठीक है, तो जो भी अब होगा डायरेक्टली अब मैजेस्टी या फिर वहां की जो सरकार, वहां के जो क्राउन होते हैं, क्राउन होल्डर्स होते हैं, उनके जो है डायरेक्टली हम अंडर आने वाले हैं। ये पहली चीज हुई। दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इन्हें अब इनका नाम चेंज कर दिया गया और इन्हें बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया।
बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रखिए। पहले हमने जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा था, फिर हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हुए देखा। अब ये इंडिया के जो थे ये अब बन गए हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया, यानी कि इनका डेजिग्नेशन अब चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ऐसे वाइस रॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों नाम जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो भी फर्स्ट आपको दिया जा रहा है। ओके, ये जो वाइस रॉय है ये अब बनने वाला है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैजेस्टी के अंडर या फिर क्राउन के अंडर ये अब हमें डायरेक्टली रूल किया जाएगा। तो जो किंग या क्वीन है वो डायरेक्टली अपनी तरफ से एक वाइस रॉय को अपॉइंट करेंगे और डायरेक्ट जवाब किसको देंगे, तो वो क्राउन को ही जाके या फिर अपने किंग या क्वीन को डायरेक्ट जवाब देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं वो अब कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं रहा। कंपनी यहाँ पे बिल्कुल रोल प्ले नहीं कर रही है, अब सीधी तरीके से गवर्नमेंट आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज अबाउट एंडिंग ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी से क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था, तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए था। तो ये जो फंक्शन है इस तरीके के दो इन्होंने बॉडीज लाई जहां पे इसके थ्रू ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इसे डबल गवर्नमेंट कहा जाता था, डबल गवर्नमेंट या फिर डबल सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, अच्छे बनने के लिए इन्होंने इस डबल गवर्नमेंट की जो सरकार है इसे खत्म कर दिया या फिर एंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था उसे किस एक्ट में खत्म किया गया, क्या होगा आपका जवाब, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इसे जो है खत्म किया गया। नेक्स्ट चीज की इस एक्ट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन्हें सेटअप किया गया। इनके पास जो है पूरी तरीके से अथॉरिटी थी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था इनके पास जो है पूरा उसका कंट्रोल होता था। अभी जो हमने पीछे वाइस रॉय देखा था ये कौन थे, ये डायरेक्ट वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे, किंग या क्वीन के। लेकिन ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये वहां पे जो कैबिनेट होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कैबिनेट था वहां से ये आते थे। कैबिनेट के जो मेंबर हुआ करते थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पोजीशन थी जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मैजेस्टी को और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश के पार्लियामेंट को। इनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए क्या है, एक 15 मेंबर की काउंसिल को बनाया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेंगे या फिर असिस्ट करेंगे। तो इस एक्ट को जरूर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया, पर यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं थी, ये सिर्फ एक पैसिफाई करने का तरीका था। यहाँ पे सिर्फ हमें जो है शांत करने के लिए, या फिर आप खुद कह सकते हैं कि ये उन्होंने अपने लिए ही या फिर अपने भले के लिए ही इस तरीके के चेंजेस लाए। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस जैसी कोई चीज नहीं हुई, बट फिर भी इसे जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया को जो है गवर्न होने लगा अंडर द नेम ऑफ मैजेस्टी, एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें बना दिया गया एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो पहले हमारे वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। फिर इसी एक्ट के अंदर जो है डबल गवर्नमेंट को खत्म किया गया और नए ऑफिस को बनाया गया, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसे बनाया गया। तो ये हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑलराइट, तो आज हमने डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 53 और फिर लास्ट में हमने जो है टर्निंग पॉइंट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। इसके बाद जो है हमारे पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएंगे। ये तीनों इंडिया के काउंसिल एक्ट हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये जो है बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन दी पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी डिस्कस अ Q&A, और ये जो सेक्शन है एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी मेमोरी को जॉग अप करता है, आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें याद करने में और ज्यादा हेल्प करता है। तो टोटल आई बिलीव 7 क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपका स्कोर कितना होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल यू कैन डू इज एक पेन पेपर ले लीजिए और उसमें देखिए कि आप कौन से क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे अच्छे से दे सकते हैं। जैसा भी आपका स्कोर आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज अबाउट हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छे से देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये कौन से एक्ट में आया था, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। नेक्स्ट, इसकी किस एक्ट ने मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल बॉडी।
तो ये आपको भी याद होना चाहिए। ये भी कौन सा एक्ट था? 1833। जब उन्होंने चार्ट के थ्रू बताया कि आपके पूरी इस तरीके से आपकी जो है खत्म कर दिया जाएगा आपके सारे जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं, तो वो पहला कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो उसी के अंदर इनकी जितनी भी मोनोपोली है खत्म कर दी गई थी। पर चाइना के ऊपर जो मोनोपोली थी उसे खत्म नहीं किया गया था टी और ओपियम के लिए। तीसरा है कि अंडर विच एक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड। तो कौन सा एक्ट था? लास्ट हमने कौन सा देखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि 1857 में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद तुरंत 1 साल बाद इस एक्ट को लाया गया था। तो ये आपने जो है याद रखना है। नेक्स्ट इज कि अंडर विच एक्ट मकॉले कमिटी वाज अपॉइंटेड फॉर सिविल सर्वेंट्स। एज आई सेड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 33 में नहीं बल्कि 53 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उसमें मकॉले कमिटी को जो है अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट इज कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है? तो इसका आंसर भी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वेरी गुड। नेक्स्ट इज कि वेयर वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश। कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? कब नहीं, कहाँ? तो ये एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में, और 1774 की ये बात है जब जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और किस एक्ट में किया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट इज कि विच एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट को खत्म किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, जैसे कि मैंने कहा 1858 के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, सो विद दैट आज का जो सेशन है हमारा यही खत्म हुआ। आज हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हमारे जो इंडिपेंडेंस के पहले जितने भी एक्ट्स थे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसका हमने आज जो है पार्ट 1 को यहाँ डिस्कस किया। पार्ट 1 के बाद आपका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम पूरी तरीके से सारे एक्ट्स को जो है डिस्कस कर लेंगे। So with that, it's a wrap for today's session. Thank you so much for being there with me. Thank you so much for watching this session. If you really like today's session, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.